सरना धर्म कोड के बाद अब झारखंड में पेसा कानून पर सियासत गर्म है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने पेसा कानून को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही कई सवाल भी पूछे हैं। रघुवर दास ने पूछा कि क्या सरकार विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव में है। इधर जेएमएम ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। कानून को लेकर सरकार से रघुवर के सवाल। झारखंड में कब लागू होगा पेसा कानून? पेसा कानून से क्या सरकार को है खतरा? क्या पेसा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है? क्या ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। क्या विदेशी धर्म मानने वालों का है दबाव? जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सभी की सहमति मिल गई है, तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेसा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? पेसा कानून को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार से तीखे सवाल किए हैं। रघुवर दास ने कहा कि 1996 में देश में पेसा कानून बना था, तो फिर झारखंड में ये कानून कब लागू होगा? जुलाई 2023 में पेसा कानून का प्रारूप प्रकाशित हुआ। विधि विभाग भी सहमति दे चुका है, यानी सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बावजूद आखिर राज्य सरकार पेसा कानून क्यों लागू नहीं कर रही? रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस और विदेशी धर्म मानने वाले नेता और मंत्री के दबाव में सरकार पेसा कानून लागू नहीं कर रही है। कि विदेशी धर्म मानने वाले जो इस सरकार में पार्टी में भी पद लिए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के, और सरकार में भी मंत्री बने हुए, उनके दबाव से, मेरा सीधा आरोप है, उनके दबाव से सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ये हमारा जनजाति समाज को जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो ग्राम प्रधान की व्यवस्था, उसको लागू नहीं। और इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि ये विदेशी धर्म के मानने वाले लोग, जिसकी गोद में ये कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काम कर रही है। रघुवर दास ने कहा कि 2016 में पेसा कानून नियमावली का ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ था, जो 2019 में बनकर तैयार हुआ। इसे कैबिनेट में ले जाने की भी तैयारी थी, लेकिन फिर हेमंत सरकार के गठन के बाद फिर से चर्चा शुरू हुई, जो आज तक जारी है। रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं राज्य सरकार से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करूंगा कि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। एक सरना मुख्यमंत्री होते हुए आप विदेशी धर्म के घुटने टेक कर जो हमारा जनजाति समाज के अधिकार, संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहे हैं। रघुवर दास ने राज्य सरकार से पेसा कानून लागू करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम जोड़ा गया था, जिसे हेमंत सरकार ने हटा दिया। उन्होंने धर्म का कॉलम फिर से जोड़ने की मांग की। वोट बैंक के लिए विदेशी धर्म के दबाव में सरना आदिवासियों को धर्म और संस्कृति के मिटाने के लिए जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम भी हटा दिया। मुख्यमंत्री जी उस पर भी पुनर्विचार करें, फिर से धर्म का कॉलम जोड़े, ताकि हमारी सरना आदिवासी बच्चे बच्चियों को रोजगार, नौकरी मिल सके, उनका हक कोई दूसरा ना छीन सके। इधर जेएमएम ने रघुवर दास पर धर्म की राजनीति करने और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि रघुवर दास को पेसा कानून के बारे में जानकारी तक नहीं है। अरे भैया, कभी तो धर्म से निकलो। आज धर्म में ही आना है तो सरना धर्म की बात करो, शेड्यूल एरिया की बात करो। तो आपको केवल और केवल धर्म की राजनीति करनी है, लोगों को भ्रम फैलाना है, लोगों के अंदर में घृणा का भाव फैलाना है, तो आप उतर आते हैं बयानबाजी में। ऐसा ऊंची मानसिकता वाला व्यक्ति का जो हश्र होना चाहिए था झारखंड
कि जनता ने बता दिया है कि अब उनकी इस तरह की बातों के भ्रम में नहीं आएंगे। हम पेशा को लागू करेंगे, ग्राम सभा को ताकत देंगे, जो हमारी जो कमिटमेंट है हम उसको पूरा करेंगे। बाबूलाल मरांडी जी में और रघुवर दास जी में आपस में कन्फ्लिक्ट है हर मुद्दे पर। बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं कि सरना धर्म कोड के पहले ये बताएं कि जो कन्वर्टेड लोग हैं उनका क्या होगा। रघुवर दास जी बोलते हैं कि पेशा लागू नहीं करने के चलते ये सरना धर्म कोड नहीं देना चाहते, जबकि पेशा पर भी हमारी बात चल रही है। सारे लोगों से विचार विमर्श हो रहा है। हम कुछ भी लागू करेंगे तो उस समुदाय की भलाई के लिए उस समुदाय के लोगों के साथ बात करके लागू करेंगे। सारी चीजें होंगी, सारे लोगों से विचार हो रहा है। आदिवासियों को लेकर राज्य में राजनीति गर्म है। एक ओर सरना धर्म कोड पर जेएमएम और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, दूसरी ओर अब पेशा कानून को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो राज्य में लंबे समय से आदिवासी अस्मिता की बात हो रही है, आदिवासी अधिकार की बात हो रही है और अब सरना धर्म कोड और पेशा कानून को लेकर बात होने लगी है। पेशा कानून की परिकल्पना ये थी कि जो भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहां ग्राम सभा को ताकत दी जाएगी। आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए यह पेशा अधिनियम 1996 लाया गया था। लेकिन झारखंड में लंबे समय से पेशा कानून की मांग हो रही है। 1996 से अब तक करीब 29 साल बीतने को आए, लेकिन राज्य के आदिवासियों को वो ताकत नहीं दी गई, ग्राम सभा को वो ताकत नहीं दी गई। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर सवाल उठाया है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि आखिर क्या मजबूरियां हैं या फिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसकी वजह से पेशा कानून लागू नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए सिर्फ धर्म पर बात कर रहे हैं और सरना धर्म पर बात नहीं करते हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से हमारे साथ सुनीत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुनीत जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में आपका। हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। वीणा देवी जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीणा जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले रुक करते हैं हम सुनीत शर्मा जी का। कांग्रेस से सुनीत शर्मा जी आते हैं। सुनीत जी, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पेशा कानून लागू नहीं करने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। एक विदेशी धर्म के लोग आप पर दबाव बना रहे हैं, इसीलिए पेशा कानून लागू नहीं हो पा रहा है। देखिए, रघुवर जी ने बहुत ही बचकानी बात मैं कहूँगा ये किया है कि विदेशी धर्म का दबाव है, और ये तक भी कहा है उन्होंने कि वैसे व्यक्ति हमारे संगठन में पद पे भी हैं और मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं। और ये उनको बताना चाहिए कि जब भारत के संविधान में, भारत के न्याय संहिता में जब 6 कोड जुड़े हुए हैं धर्म के, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन हैं, और 7वां का जो मांग हम लोग सरना धर्म कोड का अभी लगातार कर रहे हैं, तो इस 6 धर्म के मानने वाले लोगों में से कौन से ऐसे धर्म के लोग हैं जो उनको विदेशी प्रतीत होते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि रघुवर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे राज्य के, जो उड़ीसा में जाकर के राज्यपाल रहे और एक संवैधानिक पद में रहते हुए उड़ीसा में भी पेशा कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। यही 2 राज्य बचा है। झारखंड तो बहुत आगे चला गया है, नियमावली बन गई है, ड्राफ्ट तैयार है, उस पर बातचीत हो रही है। उड़ीसा में इन्होंने क्या किया, इनको बताना चाहिए। उड़ीसा में क्यों लागू नहीं किया? वो तो थे बिल्कुल पेशा लागू करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति से बेहतर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं लागू किया, बताना चाहिए। लेकिन अंतिम फैसला तो कैबिनेट को लेना ना, तब तो उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी उड़ीसा में। देखिए, बीजेपी की सरकार तो अब तो है, और बीजेपी की सरकार नहीं भी थी तो राज्यपाल तो बहुत बड़े एक संवैधानिक पद पे हैं, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। मेरा सीधा प्रश्न उनसे है, आपको उनसे भी एक बार सवाल जरूर करना चाहिए इसको लेकर के। बिल्कुल। और झारखंड में नियमावली बन गई है, इस पे बातचीत हो रही है। कुछ दिन पहले आपने ही कवर किया है, बहुत सारे सामाजिक संगठन और आदिवासी अस्मिता को समझने वाले लोग इसमें आए थे। इस पे सरकार चर्चा कर रही है
और एक नेक्स्ट लेवल चर्चा की तैयारी कर रही है, जो गांव-गांव जा करके उनसे बात कर सके। ग्राम सभा को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर करने का काम किया है, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, जिसमें पहले ग्राम सभा की अनुमति से जमीन का जो है हस्तांतरण होता था, जब ग्राम सभा परमिशन देती थी तब जाकर के होता था। वेदांता कंपनी का एक नियमगिरी आदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने क्या किया कि उसमें से ग्राम सभा का जो कंसेंट लेना था उसको हटा दिया, उसको गायब कर दिया। तो वो तो ग्राम सभा को लगातार कमजोर करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। रमाकांत जी, सिर्फ आप लोग धर्म की बात करते हैं, सरना धर्म कोड की बात नहीं करते हैं, यह आरोप लगाया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि पेशा कानून को लेकर तमाम नियमावली तैयार कर ली गई है, अब अंतिम मुहर लगनी बाकी है बस। धन्यवाद आयुष जी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय भूल रहे हैं बहुत सारी बातें, और माननीय रघुवर दास जी जो यहाँ पे निष्कंटक तरीके से 5 साल सरकार पूरा करने का श्रेय उन्हें जाता है। पार्टी के कई पदों में और संवैधानिक पदों में रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में उस प्रकार की बचकाना, उनकी बातों को नहीं कहना, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के चरित्र में ये चीजें हैं कि इतने बड़े शख्सियत के बारे में इस प्रकार की बातें कहना मुझे शोभा नहीं लगता उन्हें। और जो बातें ये कहे, जो बातें इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी सरना धर्म कोड या आदिवासियों के विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, या जनजातीय विकास के लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, तो पहले तो इन्हें यह बताना चाहिए था कि जनजातीय समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, इनकी चर्चा इनको पहले करनी चाहिए थी। दूसरी बात है कि ये 5-6 सालों के अंतराल में इस सरकार में है इनकी पार्टी यहां पे झारखंड में, और पेशा कानून एक्ट जो है इन्होंने गजट पारित किया था 26 जुलाई 2023 को जी। और इस सरकार की नारा ही है जल जंगल जमीन, और अबुआ सरकार की नारा ये सरकार देती है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूं, ये उड़ीसा की जो चर्चा करें, उस सरकार में राज्यपाल, राष्ट्रपति ये भारतीय लोकतंत्र में ये कानून को इंप्लीमेंट नहीं करते, इन्हें जानकारी होनी चाहिए। और कांग्रेस, कम से कम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 60 सालों तक केंद्र में सरकार रही, कभी भी आदिवासी के कल्याण के लिए इन्होंने कोई कारगर कदम नहीं उठाए। परिणामतः आज कांग्रेस माइक्रोस्कोप में देखने का लायक बची हुई है पूरे देश भर में, और आज अभी वो परजीवी की भांति बैसाखी में चल रही है और ये इस प्रकार की बातें कहती है। अरे भाई, आदिवासियों की विकास करना होता तो आज जो स्थिति है उनके लिए मंत्रालय आपने कभी गठन नहीं किया। भगवान बिरसा मुंडा को आपने भुला दिया, इनके ऐतिहासिक महापुरुष जो सिद्धू कानू थे उनको भुला दिया आपने, और आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हो। और जिस जल जंगल जमीन की बात करें, आपको देने में क्या लग रहा है? जब आपने झारखंड सरकार ने पंचायती राज विभाग की ओर से गजट आपने सर्कुलेट कर दिया, विधि विभाग में उन्हें सहमति जता दी, और जल जंगल जमीन की बात करें, वन उपज की बात करते हैं आप, ग्राम सभा में है वो, परंपरागत व्यवस्था की बात कही है, रूढ़िवादी व्यवस्था को अधिकार देने की बात कही है, सत्ता को विकेंद्रीकरण की बात कर रही है। आप नगर निकाय चुनाव नहीं करा रहे एक और आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं दे रहे हो। आज बालू घाट जो लूट रहे हो, ये लूटने से आप बच जाओगे क्या? एक दिन तो हिसाब देना पड़ेगा आपको। अपने मुख्यमंत्री रहते हुए इनके कई नेताओं ने सीएनटी का उल्लंघन किया है, इसलिए आज ये पंचायती व्यवस्था जो पेशा कानून है उसको लागू करने से डर रहे हैं। और माननीय रघुवर दास जी ने कोई ऐसी वैसी बातें नहीं की है, बड़ी गंभीर बातें की है। आपको डर किस बात का है भाई? आप यदि ये विदेशी धर्म को संरक्षित नहीं करना चाहते हैं और उनके इशारे पे आप नहीं चल रहे हैं, तो डरने की क्या बात है? आप लागू करिए, उन्हें अधिकार दीजिए जनजातीय समाज को। आप अधिकार देना नहीं चाहते हैं, क्या अधिकार उसमें क्यों अधिकार दीजिएगा? जिस दिन स्वशासन व्यवस्था को, तो उसमें 50% महिलाएं उसमें रहेंगी, प्रावधान है उसमें, 40% उसमें जनजातीय समाज के लोग रहेंगे, उसमें निर्णय होगा, सामूहिक निर्णय होगा। अब ग्राम सभा को अबुआ राज, अबुआ भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू ने क्या सपना देखा था? यही तो देखा था आपने, और आप सरकार के माध्यम से आज शराब बेचना चाहते हैं।
अपने दूर नहीं देखना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, कम से कम बगल में जो एक आंदोलनकारी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में एक है, विनोद बाबू एके राय की जो सपना थी, विनोद शिबू सोरेन जी की जो सपना थी कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करें, पावर दे शासन व्यवस्था को, परंपरागत व्यवस्था को, अब दे दीजिए श्रीमान। अब इतने लूट लूट के क्या करेंगे आप? एक एक करके तो आपके सभी सिपा सलार बिल्कुल रमाकांत जी, आपने जिस मुद्दे का जिक्र किया है, निश्चित तौर पर देखिए इन दिनों अगर बात कर रहे हैं झारखंड प्रदेश की, आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है, कुछ भी काम कराना होता है आदिवासियों, हिम्मत है सरकार में तो लगाने पड़ते राज्य में एक आयोग गठित करे। ग्राम सभा को ताकत नहीं मिली हुई है, बिल्कुल इस वजह से उनको दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ रहा है और बिना रिश्वत के कहीं काम नहीं हो रहा। यह आरोप आदिवासियों ने ही लगाया है। ग्राम सभा को अगर ताकत मिल गई होती तो कई काम उनके लिए आसान हो गए होते, उनकी जमीनें नहीं लूटी जाती, जो भ्रष्टाचार लगातार अलग अलग पंचायतों में बढ़ा हुआ है वो उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगता। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, कई और सवाल हैं उनके भी जवाब लेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मजबूरियां हैं जो 29 साल बीत जाने के बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं। पेसा अधिनियम 1996 का मुख्य मकसद क्या था? मकसद यह था कि जितने भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां ग्रामीणों के सभ्यता को बचाने को लेकर ग्राम सभा एक्शन ले सके, गांव से जुड़ी कोई भी वित्तीय परेशानी हो उसका निराकरण ग्राम सभा कर सके और लगातार जो बाहरी शक्तियां गांव में आकर किसी तरह का दखल देने की कोशिश करें उन दखल अंदाजियों पर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन पेसा कानून लागू नहीं होने की वजह से लगातार झारखंड प्रदेश के आदिवासी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, हमारे साथ क्षितिज मिश्रा हैं। क्षितिज जी, जिन्हें लूटी जा रही हैं, आदिवासियों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी सभ्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, ये तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पेसा कानून को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं। देखिए आयुष जी, सबसे पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे लूँ तो आपने जो पूछा उसका ये है कि देखिए सरकार व्यापक चर्चा करने के बाद इसको बहुत जल्द लागू करेगी। देखिए अगर आप किसी भी मुद्दे पर किसी भी कानून को लाते हैं और आप चर्चा नहीं करते हैं तो उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण 3 कृषि कानून को देख सकते हैं आप। तो इसीलिए उस पर व्यापक चर्चा करके सरकार ये जेएमएम सरकार और हमारी सरकार है, इसकी पक्षधर हमेशा से रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी आज सवाल पूछ रही तो 14 वर्षों का जवाब इनको भी देना पड़ेगा। और देखिए दूसरा चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मेरे भाई कह रहे थे कांग्रेस को माइक्रोस्कोप में खोजना पड़ेगा, तो किसी का आंख खराब अगर हो जाएगा तो खोजना ही पड़ेगा, उसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। दूसरा चीज़, अभी देखिए झारखंड में क्या चल रहा है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, आप देखिएगा, कुछ पहले चलिएगा तो झारखंड में अभी प्रतिस्पर्धा चल रहा है। आप गिरिडीह में कुछ लोगों ने वहां पर दंगा करने की कोशिश की, तो आप देखिएगा सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी जाते हैं, फिर जाते हैं रघुवर दास जी। आप देखिएगा ये शराब नीति पर पहले बोलते हैं वो इनके प्रदेश अध्यक्ष, इसके बाद तुरंत आते हैं इस पर रघुवर दास जी। अभी देखिए कल सीएनटी कल उन्होंने इसके खिलाफ बोला, सरना धर्म कोड पर बाबूलाल मरांडी जी ने पीछे किया, तुरंत आ गए आपके रघुवर दास जी एक नया मुद्दा लेकर के। इनके पास मुद्दा नया मुद्दा नहीं, नहीं नया मुद्दा नहीं है, लेकिन रघुवर दास जी तो अभी उठा रहे हैं, प्रखर हो रहे हैं, तो इनके अंदर प्रतिस्पर्धा चल रहा है, मैं कैसे पीछे रह जाऊं, ये दोनों प्रतिस्पर्धा ये लोग कर रहे हैं। तो सवाल आप अगर हमसे पूछेंगे तो 14 वर्ष का जवाब आपको भी देना पड़ेगा। आज आप सवाल पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम हमेशा से पक्षधर रहे हैं, हम हमेशा से उसका सपोर्ट किए हैं। और एक व्यापक, मैं आपको बताया हूं, एक व्यापक चर्चा करने के बाद इसके लिए चर्चा करना, लोगों से बात करना, तमाम संगठनों से बात करना आवश्यक है। तो संगठनों से बात करके हम इस पर इंप्लीमेंट करेंगे इसको। तो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सवाल पूछ रही है, ये केवल और केवल झारखंड के राजनीति में। अब रघुवर दास जी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको उड़ीसा से यहां क्यों ला दिया गया। एक डर और भी है कि उनका जो कवच था वो तो खुल गया है, अब कहीं उनको भी बहुत सारे घोटाले में वो भी सम्मिलित थे, ऐसा आपके बहुत आरोप है उस पर भी। तमाम राजनीतिक पार्टियों में आपको सब जानकारी रहती है क्षितिज जी? नहीं, बिल्कुल जानकारी रहनी चाहिए। आप देखिए ना, मैं तो कह रहा हूं क्यों ये प्रतिस्पर्धा चल रहा है, कल वो तो फिर आज हम, कल परसों वो तो फिर तरसों हम, ये चल रहा है ना, ऐसा देख रहे हैं तभी उसका आंकलन करके हम बता रहे हैं, नहीं तो हमें बोलने की क्या आवश्यकता थी। चलिए बिल्कुल, तो सीधे तौर पर तमाम सवालों का एक ही जवाब है विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिस्पर्धा चल रही है और इसी को लेकर कोई और सवाल कुछ और उठाता है, कोई और सवाल कुछ और उठाता है। कोई बात नहीं, हम वीणा देवी जी का रुख करते हैं। आजसू पार्टी से वीणा जी हमारे साथ हैं। वीणा जी, आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करती हैं, जनता के बीच जाती हैं और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भी जाती हैं। आप बताएं, आप धरातल की सच्चाई से, चूंकि
पूरी तरह से वाकिफ है। आपको पता होगा बेहतर तरीके से पेशा अधिनियम 1996 लागू नहीं होने की वजह से आदिवासियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी आज सबसे पहले तो न्यूज़ 11 को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सरकार सड़क से लेकर सदन तक चर्चाएं कर रही है। ये बहुत आवश्यक था कि चैनल के माध्यम से भी हम उन राजनीतिक परिपाटियों में बात कर पाए जिनके प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, और उनकी मानसाओं, उनकी भावनाओं को जान सके। तो सबसे पहले न्यूज़ 11 को बहुत बहुत धन्यवाद कि पेशा कानून पर चर्चा रखी। और मैं आपसे एक थोड़ा सा बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारा भारत जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, हमने सबने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सभी राज्यों को अलग अलग तरीके, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको बहुत तरह का उपाधियों से दिया गया। जैसे हमारे राष्ट्रपिता कहा गया महात्मा गांधी जी को, चाचा नेहरू कहा गया, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे लोग विभूति थे। लेकिन ऐसा कौन सा राज्य था जिसको जिनके स्वतंत्रता सेनानी को भगवान कहा गया? वो राज्य था झारखंड। और झारखंड के आदिवासी समाज से आने वाले हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी को भगवान की उपाधि से नवाजा गया। शायद उस समय चर्चाएं होती तो वो, अगर चर्चाएं पे चर्चाएं होती तो शायद भगवान बिरसा मुंडा जी को भगवान की उपाधि आज नहीं प्राप्त होती। क्योंकि मैं किसी ब्लॉक की प्रमुख हूँ और किसी पंचायत की पंचायत समिति सदस्य होने के नाते मुझे पता है कि पंचायतों में क्या हो रहा है। आप एकदम से चेंज हो जा रहा है हमारा संस्कृति। अगर हमारा पेशा कानून लागू होता है तो हम पंचायत अपने बाजार से, अपनी संस्कृति से, अपनी ज़मीन से, अपनी बालू से और अपने जंगलों से हम अपने लिए बजट बना सकते थे। हमारे पास वो अधिकार होते जिसमें छोटे मोटे केस हम थाना में नहीं जाने देते। अभी हालात ये है कि अगर थोड़ी सी भी कुछ मामला होता है तो लोग थाना पे चले जाते हैं, जिससे माननीय न्यायालय पे भी, कोर्ट पर भी हमारा बर्डन बढ़ जाता है। अगर पेशा कानून लागू हो जाता तो महिलाओं को 50% की जो आबादियों को संरक्षण देने की बात थी, महिलाएं सशक्त और मजबूत होती। सिर्फ मैया योजना देने से महिलाएं सशक्त नहीं पड़ेंगी या महिलाएं सशक्त नहीं होगी। अगर पेशा कानून लागू हो जाए तो पंचायत अपने स्वरोजगार की ओर बढ़ेगी। पंचायत में जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, उस फैक्ट्रियों में रोजगार सृजन कैसे हो, इस पे पंचायत बात कर सकती है। और देखिए, पेशा कानून पिछले सरकार में 22 से 23 में पूर्ण रूप से प्रारूप तैयार था, ऐसा बोला जा रहा था सरकार की तरफ से। क्योंकि हो सकता है ये उनका चुनावी एजेंडा हो कि प्रारूप तैयार है, हमको बस लागू करना है। क्योंकि मैं पंचायत प्रतिनिधि हूँ और मुझे पता है कि ये सारे न्यूज़ें आते रहती हैं और हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि काश हमारे पास भी वो पावर आए कि हम थाना के सामने न झुकें, हम प्रशासनिक अधिकारों के साथ पंचायत को चला सके। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जब आपकी ही सरकार पूर्ण रूप से प्रारूप तैयार करती है, आप चर्चाएं करते हैं, तब भी आप लोगों ने चर्चाएं की। आप यूपीएससी तैयारी करने वाले सभी पोर्टल में आपने देखा होगा कि वो सारी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन अब फिर से आप एक बार चर्चाओं पे चर्चाएं करते जा रहे हैं। ऐसा क्या चर्चा कर रहे हैं कि आप झारखंड की उन चीज़ों को नहीं लागू कर पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा साफ है कि अगर हम पेशा कानून लागू कर देंगे तो शायद हमारा सरकार का अधिकार बालू से हट जाएगा, सरकार का अधिकार जंगल से हट जाएगा, सरकार का अधिकार वहाँ की जमीनों से हट जाएगा। आप बताइए कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो सचमुच में हमारे पंचायत की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए हमको किसी के चौखट पे जानी पड़ेगी क्या? अभी जो हमारे डीसी आए हुए हैं, रांची के डीसी भजंत्री साहब, उनके आप चले जाइए जनता दरबार में, एक से एक मतलब मामले आते हैं। मैं तो 3-4 दिन अपने पंचायत के मैटर को लेकर गई हूँ। तो आखिर हम पंचायत के प्रतिनिधि क्यों जा रहे हैं किसी आला अधिकारी के पास? क्योंकि हमारे पास पेशा कानून का अधिकार नहीं है। झारखंड की लड़ाई हमने इसलिए लड़ी कि हमें पेशा कानून अगर मिले, झारखंड की आवाज लोगों को सुनाई दे। दूर होता था ना हमारा राज्य, हमारी आवाज वहां तक नहीं जाती थी, इसलिए राज्य को अलग किया गया था ताकि हमारे राज्य की जनता की आवाज़ जल्दी से सुनाई पड़े। तो आखिर कब हमारे आदिवासियों को, आप देखिए सरना के पास जो हमारा अभी हो रहा था आंदोलन, उस पर कितने आदिवासियों ने किस तरह का आंदोलन किया। हमारे आदिवासी भाई बहन ही तो हैं और माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सरकार का भी नाम है अबुआ सरकार। तो अबुआ सरकार झारखंड की अबुआ जनता को अधिकार कब देगी और क्यों नहीं दे रही है, इस पे जरूर से चर्चा होनी चाहिए और चर्चाओं पे विराम लगनी चाहिए और लागू होना चाहिए ताकि जो जनप्रतिनिधियां हैं उन पे जो है पंचायत, देखिए पंचायत जो है सो वो कार्यपालिका की तरह कार्य करती है और ग्राम सभा विधानसभा की तरह कार्य करती है। पंचायत को पता है कि उसके जल नल योजना कहाँ पे लगनी चाहिए, ना कि हमारे माननीय विधायक जी पता लगा सकते हैं क्योंकि उनका क्षेत्र बड़ा होता है। हमारे पंचायत में जो कार्यपालिका है उसको पता है, पंचायत में जब लोग बैठते हैं तो उनको पता है कि हमारे गांव में हमको क्या चीज़ चाहिए। अगर महुआ की अधिकता है तो उस महुआ की उपयोगिता कहाँ पे लगाई जाए, ये गांव को पता है। गांव को अगर संरक्षण रखना है
तो हमारे यहाँ पेशा कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और सरकार अगर इस चीज़ पर चर्चा कर रही है, क्योंकि चर्चा वो पिछले सरकार से ही करते आ रही हैं, तो चर्चाओं पर विराम लगाएं और जल्द से जल्द इसको लागू करें, यही हमारी मांग है और यही हमारी मंशा है। बिल्कुल, इन तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। कांग्रेस का रुख करते हैं, सुनीत शर्मा जी हैं। सुनीत जी, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होते हैं। बैठक के बाद मीडिया से जब बात करते हैं तो विकसित भारत पर जब बात उठाई गई तो उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने से पहले, विकसित राज्य बनाने से पहले विकसित गांव बनाना जरूरी है। लेकिन जब तक गांव को ताकत नहीं दीजिएगा आप लोग, तो विकसित गांव बनेगा कैसे? इसका भी जवाब दें आप लोग। देखिए, पहले तो मैं अपनी बहन का जवाब दूं कि उन्होंने कहा कि चर्चाएं बहुत हो रही हैं। मेरा ये कहना है कि कम से कम हमारी सरकार है जो डायलॉग पे विश्वास करती है और इसलिए डायलॉग कर रही है, हम हाथी तो नहीं उड़ा रहे हैं। दूसरा, रघुवर जी ने जो आज पीसी किया है उसमें उन्होंने रूढ़िवादी शब्द का बहुत बार उपयोग किया है। आप रूढ़िवादी का अर्थ अगर निकालेंगे तो उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। उन्होंने पारंपरिक शब्द का उपयोग ही नहीं किया। इनको अभी पारंपरिक शब्द को समझने में ही 1 सदी लगने वाला है। तीसरा, जो हमारी बहन ने कहा कि पंचायत राज में महिलाओं को 50% पैसा लागू होने से मिलेगा। 50% तो अभी भी ये कांग्रेस की उसी समय की दूरदृष्टिता थी, भाजपा की तरह नहीं कि हम 2029 में 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। वो कोई दूर का खेला नहीं खेलते हैं। हमारे यहाँ तो एक बार में पंचायत राज लागू हुआ और पंचायत राज में 50% आज झारखंड में भी इनको है। तीसरा है कि हमारी बहन जो वीना जी अभी कह रही थी, उन्होंने कहा कि मैं खुद पंचायत समिति सदस्य हूँ। अब मुझे ये बताइए कि अपने ब्लॉक में आप जब कोई भी योजना पास होता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी आपके हस्ताक्षर के बिना कोई योजना पारित कर सकता है क्या? तो आपको अधिकार है कि नहीं है? बिना आपके हो ही नहीं सकता, एक नाली नहीं बन सकता बिना इनके हस्ताक्षर के। फिर रघुवर जी की, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब ने कहा, भैया ने, मैं बीच में एक बार टोकना चाहूंगी। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर बोलिए। सुनीत जी, बात पूरी कर लीजिए। फिर जैसे भैया ने कहा कि एक कद के व्यक्ति हैं रघुवर जी, उनके बारे में तो कांग्रेस को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप अपने व्यक्तित्व से अपना कद बनाते हैं। उनकी जो आज बातें थी वो पूरे भारत में जो धर्म है उस धर्म को ही वो विदेशी धर्म का नाम दे रहे हैं। और विदेशी धर्म लगातार कह रहे कि आपके सरकार में पद में है, सम्मिलित हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो कोई कैसे भारत के संविधान के हिसाब से विदेशी धर्म का व्यक्ति जो है आपके यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है? कितनी गलत बात उन्होंने कही है। और वैसे महिला और पुरुष जो हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हैं वो खुद सरना धर्म कोड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कैसे एक स्त्री पे जो है हमला करते हैं विदेशी धर्म का नाम लेकर के? तो आप तो महिलाओं को जगह ही नहीं देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की क्या स्थान है ना कि ये ईसाई धर्म मानेंगे कि सरना धर्म मानेंगे? हाँ। सवाल तो यही पूछ लिया गया है आखिरकार। एक बार आप फिर से कहें। देखिए, जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं और आपका कहना है कि जिनका जिक्र कर रहे थे पूर्व सीएम रघुवर दास, जिन पर टारगेट कर रहे थे, अब उन्हीं के बारे में बात करते हैं। वो ईसाई धर्म मानेंगे या सरना धर्म मानेंगे? यही सवाल तो पूछ रहे हैं ये लोग। अगर वो ईसाई धर्म मान रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? जैसे उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के कॉलम से धर्म को हटा दिया गया। अब मुझे स्पष्ट, पूरी जनता इसको देख रही है, मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं, जाति प्रमाण पत्र में जाति अंकित होगा कि धर्म? बताइए। आप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको तो ये पता रहना चाहिए कि जाति प्रमाण पत्र में जाति अंकित होगा कि धर्म अंकित होगा। अगर धर्म का कॉलम नहीं है तो कोई बात नहीं है, जाति प्रमाण पत्र ना बन रहा है, धर्म प्रमाण पत्र तो नहीं बना रहे हैं। ये धर्म की राजनीति ही सिर्फ करना चाहते हैं और ये एक ही धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। दूसरा धर्म का इनके पास कोई सोच और कोई एजेंडा इसके अलावा है ही। चलिए, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि जब तक गांव सशक्त नहीं होगा कैसे हमारा देश विकसित होगा? इस सवाल का जो झारखंड में गांव बहुत हद तक सशक्त है और मैं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन आप का कहते हैं कि सशक्त है, अध्यक्ष हूं। इधर वित्त आयोग और बिना ग्राम सभा के, मैं कहता हूं इसको सुन लीजिए। आप कहते हैं कि सशक्त है, वित्त आयोग की टीम आई हुई है, सूत्र बता रहे हैं कि राज्य सरकार मांग करने वाली है विशेष पैकेज की, चूंकि कहना है कि हम पिछड़े हुए राज्य हैं, हम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये तो अब जीएसटी के कारण भी तो ये है
कि आप आधा पैसा तो ले जाते हैं और उसके बाद एक बार में पूरा पैसा तो केंद्र के पास जाता है, आप उसको रिम्बर्स करते नहीं है। हमारा पैसा ही जब आप हमको नहीं दीजिएगा तब तो हम ये बात कहेंगे ना कि हमारा पैकेज आप हमको दीजिए। जो राज्य का अधिकार है वो तो आप दीजिए। हम गांव के अधिकार में चर्चा भी कर रहे हैं और उसको सम्मिलित भी कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूं, बहुत जल्द पेशा कानून झारखंड में 1996 के तर्ज पे लागू होगा। चलिए, बहुत जल्द पेशा कानून जो है लागू होगा झारखंड प्रदेश में। और तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई कांग्रेस की ओर से। ये कहा गया है कि हमने सशक्त बनाया है गांव को और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। झारखंड में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत महिलाएं सशक्त हुए हैं। लेकिन एक और बात है, सभ्यता को लेकर जब बात होती है, धर्मांतरण को लेकर जब बात होती है, आदिवासी अस्मिता को लेकर जब बात होती है और उन सब को जब पेशा कानून से, पेशा अधिनियम से जोड़कर देखा जाता है, उस पर स्पष्ट जवाब नहीं आता है। पेशा अधिनियम 1996 को लेकर राज्य सरकार का यह तर्क है कि हमने नियमावली बना ली है, बहुत जल्द राज्य में लागू हो जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि किसी अदृश्य शक्ति से डरकर राज्य सरकार पेशा अधिनियम को लागू नहीं कर रही है। रुक करते भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, पूर्व सीएम ने जो तमाम सवाल उठाए उनको सुना गया, राज्य की जनता ने उनको सुना, लेकिन कांग्रेस की ओर से जवाब आया है कि जब हम काम कर रहे हैं, पेशा अधिनियम लागू करने की दिशा में हर एक पहल कर ली गई है, आप धर्म का मुद्दा बार बार क्यों छेड़ देते हैं? देखिए, धर्म का मतलब मुझे लगता है धार्यते हिति धर्म, ध्री धातु से धर्म की उत्पत्ति होती है शास्त्र के मुताबिक। और ये बार बार ये जो बातें कहते हैं कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कि भारतीय जनता पार्टी में प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए परिवारवादी व्यवस्था को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलती है और जो बातें उठाई जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो भी मूर्धन्य नेताओं के द्वारा, वो किसी व्यक्तिगत चीज़ों को बचाने को, लड़ाई के लिए, ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए और लालू यादव जी को केस से बरी करने के लिए आंदोलन नहीं होते हैं भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष के लिए। ये पार्टी में राष्ट्र निर्माण के लिए और जन अधिकारों के लिए और जन सरकार से जुड़े हुए मामलों को लेकर के आंदोलन होते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। इन्हें पहले इस बात को समझनी चाहिए, क्योंकि आरजेडी को अभी भी दर्द है, क्योंकि उनके परिवार में आग लगी हुई है अभी बिहार में, तो उनको दिक्कत होगी। ठीक है, और जहां पर दृष्टिकोण की बात है, जहां तक उन्होंने कही कि दृष्टिकोण की बात है कि आंखें ही खराब है, तो भैया आंखें किनकी खराब है ये देखनी चाहिए। काम क्या हो रहे हैं उन्हें आप देखो। पहले आपने बिना नीति के सब काम कर रहे हैं आप। राज्य में कोई नीति नहीं है आपके पास में। आपके पास ना 1932 आधारित नियोजन नीति है और न स्थानीय नीति है। और यदि रघुवर दास की सरकार ने, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई नीति बनाई थी, उन्हें भी आपने निरस्त करने का सबसे पहले काम किया। और किसके आधार पे किया? वही विदेशी ताकतों धर्म के आधार के किया आपने। और इन्हें ये कह रहे हैं कि नहीं, धर्म को इन्होंने हटा दिया तो क्या हुआ? अरे भाई, झारखंड किस लिए पहचानी जाती है? पहले तो ये दर्द होना चाहिए। आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को दर्द कहां से होगी? इन्होंने तो आंदोलन किया ही नहीं कि जीवन में। राष्ट्रीय जनता दल वो पार्टी है, वो पार्टी कहते थे कि हमारी लाश पे झारखंड बनेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा और क्षेत्रीय पार्टियां जब आंदोलन करती थी तो ये बार्गेनिंग करती थी और उसे कुचलने का प्रयास करती थी। क्षेत्रीय पार्टियों को निस्तारमूत करने के लिए ये पार्टी वहां से ही करती थी। कितना बार तोड़ी झारखंडीय नामधारी पार्टियों को, इन्हें मालूम है इन्हें। और जिसकी बात कर रही है, धर्म के कोड गिना रहे थे कि 6 कोड है संविधान में, बाकी पर भी कोड थे। 1961 में जनगणना जब हुई थी तो इन्होंने आदिवासी कोड को क्यों हटाया? कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। और झारखंड अलग हुआ था भैया, इसलिए अलग हुआ था कि यहां की संस्कृति, यहां की विरासत, यहां की अस्मिता, यहां की भाषा, यहां की जो ताना बाना है, भौगोलिक स्थिति, इसको बचाने के लिए हुआ था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जन्म उसी के लिए हुआ था। जल, जंगल, जमीन। अब जरा तय करिए ना, ये जल, जंगल, जमीन का आपका कहां पे है? जल में खड़े हैं, जल को भी तो आपने प्रदूषित करके खत्म कर दिया। आपने पीने लायक जल नहीं रहा, जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं हर जगह, जमीन लूट रहे हैं सत्ताधारी दल वाले खुलेआम। मैं चुनौती, बालू तो खुलेआम लूटी जा रही है। रोज दिन लब्ध प्रतिष्ठित अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन बन रहे हैं। ये कहते हैं कि आप लोग केस क्यों नहीं करते? इतने बड़े बड़े अखबार जब हेडलाइन बना रहे हैं कि अवैध बालू का ढुलाई से व्यक्ति भी मर रहे हैं, बीडीओ सीओ को मारा जा रहा है, आपने संज्ञान क्यों नहीं लेते कि आपके सरकार के खिलाफ में छापी जाती है? तो
दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हेमंत सोरेन जी की सरकार के ये 6 साल के कार्यकाल में आप काम गिना दीजिए, नीतिगत काम कोई, उनको दर्द है। सरना धर्म कोड की बात करते हैं, ये स्वतंत्र भारत में पहले सांसद है माननीय सुदर्शन भगत जी, जिन्होंने यूपीए गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने सबसे पहले सर्वधर्म धर्म कोड को लागू करने को बात करके प्रश्न पूछा संसद में, और उसका जवाब क्या आया उनका 2012-13 में। सरकार ने जनजातीय धर्मों के लिए अलग से कोई कोड प्रदान करने के लिए निर्णय नहीं लिया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कोड का आवंटन केवल गणना की सुविधा हेतु किया जाता है, न कि किसी अन्य प्रकार के भेदभाव हेतु। प्रशासनिक सुविधा के लिए जनगणना अनुसूची में 6 सबसे बड़ी धर्मों को शामिल किया गया है। यह कोड, ये सब सारी बातें इन्होंने निरस्त कर दिया, बोला कि ये अव्यवहारिक है। बात करेंगे ये कांग्रेस पार्टी कि सरना धर्म कोड की, और इन्हें मालूम नहीं है क्या भारत के संघीय ढांचा का कि कोड कैसे बनता है। उसमें प्रत्येक राज्य में टीआरआई होता है जी, क्यों नहीं भेजती है सरकार उसको बना करके, और इनके जहां जहां सरकार है वहां पे ये क्यों नहीं भेजते, और दिल्ली में क्यों दबाव नहीं बनाते। ये कभी भी आदिवासी का विकास नहीं चाहते, और आज तक इन्होंने आदिवासी के विकास के लिए कोई काम किया ही नहीं, न मंत्रालय का गठन किया, न जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा को मान सम्मान दिए। और जिस छद्म गांधी परिवार की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, उसी पे तर्ज पे है, कह रहे थे कि महिलाओं को हमने अधिकार दिया तो इनको दर्द हो रही है, पीड़ा क्यों नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो थी माननीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की यूपीए की गवर्नमेंट के सबसे शीर्षस्थ पदों में बैठी थी, और राष्ट्रपति के पद पर विराजमान प्रतिभा पाटिल जी, और इधर ऑपोजिशन में भी सुषमा स्वराज जी थी। सुषमा स्वराज जी ने जब 33% मांग उठाई तो ये चुप्पी साध दिए, और जब माननीय मोदी जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के बात के लिए 33% आरक्षण दिए तो वहां भी इनको दिक्कत। और पंचायत सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये पंचायत की गांधीवादी व्यवस्था की बात करते हैं। आप गांधीवादी व्यवस्था में सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण देने का किस सरकार ने काम किया, याद है ही नहीं क्या? याद करनी चाहिए। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किसी पार्टी ने या किसी सरकार ने सबसे पहले आगे बढ़ाने का काम किया तो एनडीए सरकार ने किया। लालू यादव जी को आप ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट में महिला बिल को फाड़ के फेंक दिया था इन लोगों ने। लोग क्या बात करेंगे भाई, समग्रता की, विकास की बात करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे ये सब सारी बातें। और भ्रष्टाचार चरम पे है, क्यों दिक्कत हो रही है आपको? दीजिए जल जंगल जमीन, जब आपके परंपरागत व्यवस्था के तहत जाएगी ग्राम सभा और पंचायती व्यवस्था में तो क्या दिक्कत है, दीजिए उन्हें। आप शराब बेचना चाहते हैं, अवैध रूप में आप खेती करवाए अभी अफीम का, बिल्कुल। देखिए टीचर नहीं है आपके, पढ़ाई व्यवस्था को चौपट कर दिया है आपने। तमाम सवाल उठाए हैं, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर सरकार चल रही है। गांव के परिप्रेक्ष्य की बात कर ले तो ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए गांववासी कुछ और नहीं चाहते, गांववासी न्याय चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं। और आयुष जी एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये कह रहे थे कि ना कास्ट की बात करें, मैं अब स्पष्ट कर देता हूं विदेशी धर्म वाले को दिक्कत क्या है, और इनको ये पेशा कानून लागू करने में समस्याएं कहां होंगी। 112 प्रखंड में जो अधिकार देने में इनको दर्द कहां पे है, इसलिए कि बहुत जगह धर्म का परिवर्तन किया गया है। जब ये धर्म परिवर्तन कर दिया गया है तो वहां पे समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि वहां पारंपरिक व्यवस्था जब लागू करने की बात आएगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, जो ग्राम सभा को जिम्मेदारी दी जाएगी और ग्राम सभा को नहीं चाहते हैं कि वो व्यवस्था वहां पे लागू हो। बिल्कुल, ग्राम सभा अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में बात करेगी तो निश्चित तौर पर धर्मांतरण करने वाले लोगों को परेशानी तो होगी। और मनुस्मृति की बात करेंगे, मनुस्मृति क्या है, ये कभी पढ़े हैं क्या? अरे सारी बातें गलत ही नहीं होती। अब साहित्य को बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत जी, आपने जो सवाल उठाया है इसका जवाब हम लेंगे निश्चित तौर पर। और गांव की बात हो रही है, ग्राम सभा की बात हो रही है, ग्रामीण महिलाओं की बात हो रही है, ग्रामीण जरूरतों की बात हो रही है। पेशा अधिनियम 1996 को लागू करने की मांग उठी तो मुद्दे को जल जंगल जमीन से जोड़कर देखा गया। सीधे रुख करते हैं अपने अतिथियों का, क्षितिज मिश्रा के पास चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्षितिज जी, जल जंगल जमीन की बात कर लेते हैं। अब पेशा अधिनियम की बात है, ग्रामीणों को सशक्त करने की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं, तो इस पर भी बात करते हैं। जल जीवन मिशन में झारखंड सबसे अंतिम पायदान पर, ठीक है। अब आते हैं जंगल पर। जंगल कट रहे हैं, जंगल को काट के और उस जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है। बोकारो इसका उदाहरण है। अब आते हैं जमीन पर। आए दिन जमीन घोटाले की बात आ रही है सामने। क्या आपको नहीं लगता है कि पेशा अधिनियम 1996 अगर लागू हो गया होता तो कुछ हद तक इन तमाम भ्रष्टाचार पर, इन तमाम जो परेशानियां हैं, इस पर लगाम लग सकता था? ऐसे सरकार एक बार भी बोली क्या कि पेशा कानून के हम खिलाफत में हैं, हम पेशा कानून लागू नहीं करेंगे? मैं तो आपसे कहा था, आप शायद पूछना भूल गए
कि 14 वर्ष तक तो आपके भी थे, आपको भी सोचना चाहिए था, एक बार विचार करना चाहिए था। आप ये सवाल नहीं पूछे और मैं चलिए हम सवाल का जवाब में रख देता हूँ, फिर बता देंगे रमाकांत भाई। अभी परिवार पर भी जा रहे थे, इन्होंने जो कहा सर हम पूछ देंगे ना, आपके मोदी जी पे चले जाएंगे ना तो बहुत वो हो जाएगा, तो हम नहीं जाना चाहते, हम आपके तरह नहीं हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि बेटियों की बात कर रहे थे आपने देखा कि कैसा सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले सांसदों को मंत्री को किस प्रकार से बचाने का कोशिश किया गया और पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो बेटियों की बात आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। हमने कभी पेशा कानून का मुखालफत इंडिया गठबंधन की सरकार ने नहीं की है। हमने कहा है कि व्यापक चर्चा करके हम बहुत जल्द पेशा कानून को लागू करेंगे। ये हमारे तमाम नेताओं पर सवाल उठा रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पास बिना किसी एविडेंस के आप बैठते हैं। और अभी देखिए ना, इतनी चर्चा हुई, इतनी मुद्दे उठाए गए बीजेपी की तरफ से, एक पर आंदोलन, एक पर पिछले 5 साल में केवल एक चुनाव के समय में वो उठाया गया था मुद्दा। आप बताइए, अभी आप बताइए कि क्या इन सारे मुद्दों पर, मुद्दे बहुत वो है, गंभीर हैं, क्यों नहीं आप लोग आंदोलन करते हैं? आप हमें तो कह रहे हैं कि आप सरना कोड को लेकर के पूरे देश में आंदोलन कीजिए, सारा ले जा करके जमा कीजिए, क्योंकि जमा कीजिएगा तो हम देंगे। मैं सरना धर्म कोड पर भी मैं पूछना चाहता हूं, सुदर्शन भगत जी ने सवाल उठाया था, आपकी वो थी, तो जब सवाल उस वक्त पूरी नहीं हुई तो आपकी सरकार आई थी तो तुरंत पूरा कर देना चाहिए था। आपने फिर क्यों नहीं किया 11 वर्षों तक? ये सवाल तो ये नहीं बताएंगे। इसके जवाब मांगिएगा तो मैं लिख कर देता हूं, ये चले जाएंगे इंदिरा गांधी पर, राजीव गांधी पर, जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे। और एक जो चिट्ठा लेकर के पूरा भाजपा को थमा दिया गया है कि जहां पूछा जाएगा सरना धर्म के कोड के बारे में, ये चिट्ठा पढ़ देना। कल भी पढ़े थे, आज फिर पढ़ दिए, तो तथ्यात्मक रूप से कहीं गलत है तो बता दीजिए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप उस वक्त मेरा इस चिट्ठे के साथ आप ये भी कहिए कि हमारा जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम सदन में उठाते थे, हम पूछते थे, लेकिन अब हमारी सरकार आएगी तो हम तो राजनीति करने वाले भैया। 2 करोड़ रोजगार पे आपने कह दिया कि हमारा जुमला था, उसी प्रकार से फिर कह दीजिए उस वक्त भी हमारा जुमला था। अमित शाह जी आए थे, जुमला देकर के गए थे, लेकिन आपकी इस जुमले को भी हम लोग मनवा के रहेंगे। जिस प्रकार से हमने जातिगत जनगणना के लिए आपको झुका दिया है, हम लोग आपको सरना धर्म कोड के लिए भी झुकाएंगे और इसको लेकर के हम रहेंगे। चलिए, सरना धर्म कोड के लिए भी झुकाएंगे, साफ तौर पर यह कहना है विपक्ष का। हम रुक करते हैं वीणा देवी जी का। वीणा जी, देखिए, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे जब सुनीत शर्मा जी कुछ कह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे और किस बात पर आप जो है सहमत नहीं थे? अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बड़े भाई सुनीत जी, उन्होंने कहा कि आपको महिलाओं को 50% आरक्षण ऑलरेडी प्राप्त है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी उन चुनाव पद्धतियों से चुनाव जीत कर आई हूँ, लेकिन शायद भैया बताना भूल गए कि जब आदरणीय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी पंचायती राज मंत्री थे, तभी हमारा पंचायत राज का चुनाव हुआ। उस समय उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 50%, 33 से बढ़ाकर 50% करने का कार्य किया। मैं ठीक है, आप सभी लोग सहमत होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा सभी राजनीतिक दलों को कि 50% आरक्षण महिलाओं को मिला है, इस पर किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन भैया ने जो कहा कि ब्लॉक में जब भी आपको योजना पे बात करती है तो बिना आपकी उपस्थिति के, बिना आपके सिग्नेचर के, बिना आपकी कमेटी के क्या वह योजना बीडीओ साहब पास कर सकते हैं? सत्य कहा आपने कि कोई कमेटी पास नहीं हो सकती है, लेकिन एक है ना कि सच्ची तस्वीरें हैं, झूठा है आईना। तो हमारा जो तस्वीर है वो सच्चा है और आईना झूठा होता है। क्योंकि आप बताइए कि ब्लॉक में प्रमुख को कितना अधिकार प्राप्त है? हमारे ब्लॉक से नहीं, पूरे ब्लॉक के जितने प्रमुख हैं वो सारे ने लिख के पंचायती राज मंत्री को कितना बार दिया कि हमें सिग्नेचर अथॉरिटी दिया जाए। योजनाओं पे सिर्फ कठपुतली बना के रख दिया गया है प्रमुख मैडम को, कुछ भी नहीं होता है सिग्नेचर का वैल्यू, ना हमारा साइन का वैल्यू है और ना ही हमारे पद का कोई वैल्यू है। अगर हमारा एब्सेंटीज पे साइन हुआ होता, अगर हम पदाधिकारियों का एब्सेंटीज देखने का अधिकार रखते तो ब्लॉक का जो प्रथम व्यक्ति कहा जाता है प्रमुख को, वो प्रमुख का वैल्यू होता, बीडीओ उनके सामने नतमस्तक होते। हम सिर्फ नाम के कठपुतली है वहाँ पे ब्लॉक में, हम नाम के कठपुतली है पंचायतों में। अगर हमारा अधिकार होता तो हम पंचायत से संबंधित हर कार्य में अपना अधिकार दिखाते। ये भी बता दीजिए कि जो योजनाएं पास हो जा रही हैं बिना आपके अनुमति के, बिना आपके हस्ताक्षर के, किनके पक्ष में ये फैसला जा रहा है? मतलब देखिए, अगर सही तरीके से हो, कानूनबद्ध तरीके से, तो आप लोगों का इसमें हस्तक्षेप बेहद जरूरी होता है। जी, पंचायतों पे जो योजनाएं पास होती है वो ग्राम सभा के माध्यम से ही पास होती है, और ग्राम सभा में जो हमारे ये हैं प्रधान जी होते हैं वो ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है।
लेकिन जो हमारा अभी मैं भैया से जरूर पूछना चाहूँगी कि ग्राम सभा का एक ये है नियम है कि अगर कोई भी जमीन मोटेशन या परमिशन के लिए जाती है तो उसमें आपके ग्राम प्रधान के द्वारा साइन कराया जाता है, उनसे सहमति ली जाती है। तो कितने हमारे रांची जिले में, झारखंड में जितनी जमीन बिक रही है, क्या उसमें ग्राम सभा से सहमति ली जाती है? अगर ली जाती है तो मानते हैं हम कि पेशा कानून का आप लोगों ने जो अभी कहा कि आपको अधिकार प्राप्त है, हम अधिकार प्राप्त नहीं है, हम सिर्फ कठपुतली हैं। और हमको दर्द होता है जब मेरे गांव में कुछ होता है और हमको डीसी साहब के पास आना पड़ता है, हमको थाना के थानेदार के पास जाकर झुकना पड़ता है। वो हमारे उस अधिकार को, उस सम्मान को, वो सम्मान किसको देते हैं? सिर्फ विधायक जी को। क्यों? क्योंकि विधायक जी के सिग्नेचर का वैल्यू है। हमारे मुखिया ये कहेंगे कि आपका वैल्यू है, आप अपने लेटर पैड में लिख के दीजिए। किसको लिखने जाएं? हम लिखेंगे पंचायती राज को, हम लिख के थक जा रहे हैं कि हमारे प्रमुख मैडम को आप अधिकार दीजिए। अगर वो सिग्नेचर अधिकार उनको मिल जाए, अगर हम टीचरों की एब्सेंटीज साइन करने लग जाएं, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की एब्सेंटीज साइन करने लग जाएं, तो शायद स्वास्थ्य विभाग में जो पंचायत लेवल पे जो स्वास्थ्य आम सभाएं आम जो खुला है स्वास्थ्य विभाग का केंद्र, उसमें भी काम होगा, शिक्षकों का भी काम होगा। पंचायत में लोग सुख सुकून से रहेंगे और पंचायत में जो वर्षों पहले जो पंचायत का अधिकार, चलिए ठीक है, आपको वो अधिकार नहीं, विश्वास वापस आएगा। चलिए मान लिया गया कि आपको वो अधिकार नहीं मिला हुआ है, लेकिन शिकायतों पर तो काम होना चाहिए। चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो शिकायतों पर भी क्या काम नहीं हो पाता है? नहीं, 100% शिकायतों पर काम होता है, लेकिन क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने पंचायत में कुछ लिख कर दे दिया, उसके आगे कोई कानून नहीं चलनी चाहिए, उसके आगे थाना नतमस्तक होना चाहिए, उसके आगे किसी को नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पे निरस्त किया जाता है कि नहीं ठीक है हम थाना चले जाएंगे। तो ये तभी आपको प्राप्त होगा जब आपका पेशा कानून लागू हो जाएगा। और अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो जो हमारे पंचायत में, मैंने कहा ना, पंचायत का जो ये होता है वो कार्यपालिका की तरह कार्य करती है। और हमारा ग्राम सभा, मान लीजिए हमको किसी जमीन पे अभी कोल्ड स्टोरेज बनाना हो तो उस कोल्ड स्टोरेज का निर्णय कौन लेगा? ग्राम सभा लेगी। बिल्कुल, वित्तीय जितने निर्णय होंगे वो ग्राम सभा, वो जो योजना उसको प्रस्तुत कौन करेंगे? मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड मेंबर्स करेंगे। लेकिन उसको पारित कौन करेगा? ग्राम सभा करेंगी ना। जो 18 वर्ष की उम्र के होते हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, वही पारित करेंगे, तब जाकर वो योजना। चलिए बिल्कुल, देखिए वक्त की पाबंदी है वीणा जी, निश्चित तौर पर हम गहराई से इस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई वीणा जी ने सबके सामने खोलकर रख दिया है कि पेशा अधिनियम 1996 लागू नहीं होने की वजह से किन किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, कैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कैसे पारदर्शिता बिल्कुल खत्म हो गई है। पेशा अधिनियम 1996 लागू नहीं होने की वजह से धरातल पर किन किन परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है और ग्राम सभा को की ताकत को कितना कमजोर कर दिया गया है, इस विषय पर बातचीत हो रही थी। वीणा जी ने तमाम मुद्दों को सामने रखा, उन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। कांग्रेस का रुख करते हैं सुनीत शर्मा जी, चूंकि वक्त की पाबंदी, एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहेंगे। वीणा जी ने सब कुछ साफ कर दिया है कि देखिए कानून लागू नहीं होने की वजह से क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। अब देखिए, सिर्फ आप कह रहे हैं कि कानून लागू हो जाएगा बहुत जल्द, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कानून लागू नहीं होने से पहले, मतलब जब आप कानून लागू करेंगे तो करेंगे, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, मनमानी बढ़ी हुई अधिकारियों को, इस पर भी तो एक्शन लेना होगा। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 पेशा का पूरा जो है, ये पंचायत के अधिकार का ट्राइबल क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए ये पूरा कानून है। दीदी ने कहा कि हमें शिक्षक बहाल करने का नहीं है, कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। अब ग्राम सभा को तो अधिकार है, इन्होंने एब्सेंटीज के लिए भी मान लीजिए। तो 11वीं अनुसूची में 29 विभाग हैं जो पंचायतों को अधिकार के तौर पे झारखंड सरकार ने हस्तांतरित कर रखा है। अब जितने 29 विभाग हैं सबके साथ एक कानून है। जैसे आप शिक्षक के लिए पूछेंगे तो आपको आरटी का एक्ट देखना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन के धारा 9 में यह प्रावधान है कि आपको किस तरह से जो है शिक्षक मांगना भी है, हर 30 बच्चे पे एक शिक्षक कैसे रह सकता है, ग्राम सभा तय कर सकती है। कोई भी अपने नीचे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहता है। कई बार मांग की गई है, सुनिए देखिए, ये इस पर जा सकता है, कई बार मांग की गई है, लेकिन शिक्षकों का अनुपात देखिए सरकार से मांगने की जरूरत नहीं है। राइट टू एजुकेशन में आपको सरकार आपको दे रखा है पूरा अधिकार। ठीक है, प्रावधान है, अपने गांव से भी शिक्षक आप अपॉइंट कर सकते हैं। यही तो आपके पास पावर है पंचायती राज में, यही तो आपको समझना और सीखने की आवश्यकता है। इसी पे तो कार्यशाला नीचे तक राजनीतिक पार्टियों को ले जाने की आवश्यकता है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो बाकी राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही है। उनको क्या है, धर्मांतरण के मुद्दे पे अभी जैसे आप इस पर विस्तार से समझा रहे हैं। सुनिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे
क्या आश्वासन होगा और क्या राज्य सरकार इस पेशा अधिनियम 1996 को लागू करने के लिए अब क्या युद्ध स्तर पर कोई काम करने जा रही है? मैं आपको बस इसको कंक्लूड करता हूं। जैसे रमाकांत भैया ने कहा कि धर्मांतरण का मुद्दा है, इसलिए 122 प्रखंडों में दिक्कत हो जाएगा। 2007 पंचायत 112 इन्होंने कहा 2007 पंचायत आते हैं पेशा के अंतर्गत झारखंड में, और इन सभी में धर्मांतरण का जो मुद्दा इन्होंने बोला है उसी पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ा, हश्र क्या हुआ? पूरे आदिवासी क्षेत्र में एक सीट, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से वक्त की पाबंदी है। सुनील जी, एक आखिरी जवाब, बिल्कुल एक आखिरी जवाब हम रमाकांत जी से लेना चाहेंगे। वक्त की पाबंदी, एक आखिरी मिनट बचा हुआ है। रमाकांत जी, सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि अगर पेशा कानून की मांग है, पेशा अधिनियम लागू करने की मांग है, क्या आंदोलन करने वाला भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से आंदोलन तो होगा, और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बदौलत ही और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही झारखंड का उदय भी हुआ है, झारखंड राज्य का निर्माण भी हुआ है। काश भारतीय जनता पार्टी ना होती और वनांचल के नाम से हम लोग आंदोलन ना किए होते तो इस राज्य का गठन ना हुआ होता। ये राष्ट्रीय जनता दल के गठन आंदोलन से नहीं हुआ है, ना कांग्रेस पार्टी के आंदोलन से हुआ। सुदेश महतो जी को नहीं जोड़ रहे हैं। ये चीजें हैं एनडीए भाई, सुदेश महतो जी उस समय एनडीए के हिस्सा है, ये सब बातें आप मत कहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि देखिए ये लोग पेशा कानून इसलिए नहीं लागू करना चाहते हैं, चलिए एक सवाल का इसलिए लागू नहीं करना चाहते, बार बार हम जानते हैं कि लंबी चर्चा हो सकती है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी पे क्यों नहीं करते? बिल्कुल, लेकिन लगातार जो पेशा अधिनियम की मांग हो रही है, लागू करने की मांग हो रही है, ग्राम सभा को सशक्त करने की मांग हो रही है, और ये अभी झारखंड की जरूरत है। हमारे गांव मजबूत होंगे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जब तक गांव विकसित नहीं होंगे कैसे राज्य विकसित होगा और कैसे हम भारत विकसित होने की कल्पना देख सकते हैं। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत जी जुड़े हुए थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनीत शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनीत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और वीणा देवी जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुई थी। वीणा जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर फिर आपके बीच आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।